आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है? ठीक है, चलिए फिर आज की जो हमारी दास्तान है उसे हम लोग शुरू करते हैं। और हमारी दास्तान है बागो बहार, जो क्या है, तर्जुमा है किसका? किस्सा चाह दरवेश का। किस्सा चाह दरवेश का जो है वो ये तर्जुमा है बागो बहार। किसने लिखा है? मीर अमन ने लिखा है। किसकी फरमाइश पर लिखी गई है ये भी याद रख लीजिएगा। आंसर हो जाएगा जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर ये लिखी गई है। कहाँ पर लिखी गई है? कलकत्ता में लिखी गई है। और इसमें किस शहर की खूबियों को बयान किया गया है? कोई बच्चा बता सकता है? बागो बहार में किस शहर की खूबियों को बयान किया गया है? बिल्कुल, आंसर हो जाएगा दिल्ली शहर की खूबियों को बयान किया गया है मीर अमन की बागो बहार में। जैसे कि इसमें हम लोग नाम में देखते हैं, यह है किस्सा चहार दरवेश का। यानी कि इस दास्तान में बागो बहार में किस्सा है कितने लोगों का? 4 लोगों का। और 4 कौन है? वो है दरवेश। जिसमें से जो पहला दरवेश होता है, जो पहला दरवेश होता है वो कहाँ का रहने वाला होता है? पहला दरवेश पहला दरवेश होता है यमन का। ठीक, यमन का पहला दरवेश होता है जो किसका बेटा होता है? ख्वाजा अहमद का। ख्वाजा अहमद का बेटा होता है, जिसका काम क्या करना होता है? तिजारत करने का होता है। तो पहला दरवेश यमन का होता है और ख्वाजा अहमद का बेटा होता है, जो क्या होता है? तिजारत करता है। और इसकी जो शादी होती है यमन के बेटे की, वो होती है दमिश्क की शहजादी से। किससे? दमिश्क की शहजादी से क्या होती है? इसकी शादी होती है यमन के शहजादे की। ठीक है, और यहीं पर लिख लेना स्टार बना के कि इन चारों दरवेश में जो सबसे तवील किस्सा है, यानी कि जो सबसे लंबा किस्सा है, वो किसका है? पहले दरवेश का है। किसका है? पहले दरवेश का। और जब पहला दरवेश अपना जो है वो किस्सा सुनाता है, तो उसमें जो पहला अशआर पढ़ता है वो है ये वाला। ये सरगुजिश्त, ये सरगुजिश्त मेरी जरा, ये सरगुजिश्त मेरी जरा कान धर सुनो। कान धर सुनो, ये सरगुजिश्त मेरी जरा कान धर सुनो। मुझको फलक ने, मुझको फलक ने कर दिया, मुझको फलक ने कर दिया जेरो जबर सुनो। जेरो जबर सुनो। ठीक है, तो ये क्या है? पहले दरवेश का जब किस्सा सुनाता है तो इसी अशआर से क्या करता है वो? अपनी दास्तान को शुरू करता है। हालांकि दास्तान को शुरू करने से पहले, ठीक है, इसमें क्या है? एक तमहीदिया किस्सा है। क्या है? तमहीदिया किस्सा है। और तमहीदिया किस्सा किसने मंसूब है? तो आंसर हो जाएगा आजाद बख्त से। तमहीदिया किस्सा किसका है? आजाद बख्त का, जो इस दास्तान का क्या है? मरकजी किरदार है और रूम का बादशाह है। और रूम का बादशाह है। और इसकी कैपिटल कौन सी है? कुस्तुनतुनिया है। इसकी कैपिटल यानी कि इसकी राजधानी क्या है? कुस्तुनतुनिया है। और इसी के साथ स्टार बना के लिख लीजिएगा कि आजाद बख्त के वजीर का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा खिरदमंद।
وزیر کا کیا نام ہے؟ خردمند۔ تو یہ داستان جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے، جب آزاد بخت جو ہے وہ اپنا تمہیدیہ قصہ سناتا ہے۔ اور تمہیدیہ قصے میں ہی یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ داستان کیسے شروع ہوتی ہے۔ یہ داستان اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ روم کا بادشاہ ہوتا ہے، بڑا خوشحال ہوتا ہے، جس کا نام ہوتا ہے کیا؟ آزاد بخت۔ آزاد بخت کے پاس دنیا کی تمام چیزیں ہیں، لیکن صرف اور صرف وہ کس سے محروم ہے؟ اولاد سے محروم ہے۔ اسی لیے وہ اولاد کے لیے جو ہے وہ دن رات جتن کرتا ہے، لیکن اس کے اولاد نہیں ہوتی۔ ان سب سے پریشان ہو کے وہ کیا بن جاتا ہے؟ عبادت گزار بن جاتا ہے، اور دن رات صرف اور صرف عبادت کرتا ہے۔ وہیں پر اس کا جو وزیر ہوتا ہے، جس کا نام ہوتا ہے خردمند، وہ راجا کو سمجھاتا ہے کہ مہاراج یا بادشاہ سلامت، آپ جو ہیں عبادت کیجئے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن کچھ وقت نکال کے آپ لوگ جو ہے وہ اپنی پرجا کے لیے بھی کام کیجئے۔ تو آزاد بخت اپنے وزیر خردمند کی کیا کر لیتا ہے؟ بات مان لیتا ہے۔ دن میں جو ہے وہ کچھ حصے میں دربار دیکھتا ہے، اور رات کو تنہائی میں کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے۔ تو اسی وقت رات میں عبادت کرتے ہوئے آزاد بخت کو جو ہے وہ ایک کتاب ملتی ہے، اور اسی کتاب میں وہ پڑھتا ہے کہ آپ جو ہے وہ قبرستان جایا کریں۔ کیا جایا کریں؟ قبرستان جایا کریں، اس سے جو ہے وہ آپ کو کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ تو اس بات کو پڑھ کے آزاد بخت جو ہے وہ قبرستان میں جاتا ہے، تو قبرستان میں دیکھتا ہے کہ ایک الاؤ جل رہا ہے۔ کیا جل رہا ہے؟ الاؤ جل رہا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں الاؤ کسے کہتے ہیں؟ الاؤ جو ہے سردیوں میں جو آپ لوگ دیکھتے ہیں آگ جلا کے دو چار لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ الاؤ کہتے ہیں۔ حالانکہ اردو ادب میں الاؤ جو ہے وہ سہیل عظیم آبادی کا کیا ہے؟ افسانے مجموعہ بھی ہے اور افسانہ بھی ہے۔ ٹھیک۔ تو الاؤ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایک رات جو ہے وہ آزاد بخت قبرستان جا رہا ہوتا ہے، تو اسے الاؤ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں یا دکھتے ہیں، اور اسی میں سے جو ہے وہ پہلا جو درویش ہے اپنا قصہ سناتا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ یمن کا سوداگر یا تجارت کرنے والے کا بیٹا ہوتا ہے، خواجہ احمد کا بیٹا ہوتا ہے، اور وہ دمشق کی شہزادی سے کیا کرتا ہے؟ شادی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلے درویش میں کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ لوگ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ وہ یمن کا بادشاہ ہوتا ہے یا یمن کا شہزادہ ہوتا ہے، جو دمشق کی شہزادی سے کیا کرتا ہے؟ شادی کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ جب دمشق کی شہزادی بیمار ہوتی ہے، تو اس کا علاج یا اس کا حکیم جو ہے علاج کرتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حکیم کا نام کیا ہے؟ پہلے درویش میں حکیم کا نام کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے گا، حکیم کا نام یا جرہ کا نام ہے عیسیٰ۔ کیا نام ہے؟ عیسیٰ جرہ جو ہے وہ اس کا نام ہے۔ پہلے درویش میں یا پہلے قصے میں دمشق کی شہزادی کا کون کرتا ہے؟ عیسیٰ جرہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور عیسیٰ جرہ جب اس کا علاج کرتا ہے، تو غسل صحت کتنے دن بعد کیا جاتا ہے؟ غسل صحت کتنے دن بعد کیا جاتا ہے؟ بالکل۔ تو آنسر ہو جائے گا 40 دن بعد جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو جو اہم اہم باتیں ہوں گی وہی میں آپ کو لکھوا دوں گا، اور اسی میں ہی یعنی کہ پہلے درویش میں ہی کس کا ذکر ہے؟ یوسف سوداگر کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بھی امپورٹینٹ ہے کہ یوسف سوداگر کا ذکر کون سے درویش میں ہوتا ہے؟ تو پہلے درویش میں ہوتا ہے۔ اور یوسف سوداگر کو کون مارتا ہے، یا یوسف سوداگر کو کون قتل کرتا ہے؟ تو آنسر ہو جاتا ہے دمشق کی شہزادی کیا کرتی ہے؟ اسے قتل کر دی ہے، یوسف سوداگر کو۔ اور یوسف سوداگر کے ساتھ ساتھ اس کی ایک محبوبہ ہوتی ہے، جس کو کالی بھوتنی کہتے ہیں۔
ठीक है, काली भूतनी या काली कलोटी भूतनी। ठीक है, बस इसमें जो है वो इतना ही है। इसके अलावा एक सवाल यमन के शहजादे से पूछा जाता है कि जब यमन का शहजादा अपनी बहन के पास आता है तो उसके पास क्या होता है। तो उसके पास महज दो चीजें होती हैं। एक होती है टोपी, और एक होती है लुंगी, या जिसे हम लोग कह सकते हैं तहमद। ठीक है, बस ये दो चीजें होती हैं, लुंगी या टोपी। और सबसे तवील किस्सा भी किसका है, पहले दरवेश का ही है। चारों दरवेश में जो सबसे पहला या सबसे तवील किस्सा है वो पहले दरवेश का ही। इसी के साथ साथ इसी में जो है वो एक शेर और है जो खास तौर पे अलीगढ़ में पूछा जाता है, और वो ये वाला है, नहीं मोहताज, नहीं मोहताज, नहीं मोहताज जेवर का, नहीं मोहताज जेवर का, जिसे खूबी खुदा ने दी है, जिसे खूबी खुदा ने दी, जिसे खूबी खुदा ने दी, कि जैसा, सॉरी, कि जैसे खुशनुमा लगता है, जैसे खुशनुमा लगता है, जैसे खुशनुमा लगता है, देखो चांद, देखो चांद बिन गहन, देखो, देखो चांद बिन गहन। ठीक, ये क्या है, ये पहले दरवेश में एक शेर है जो पहले दरवेश में ही जो है वो आता है। तो दो अशार है जो आपको याद रखना है। पहला जरूर याद रख लेना, इसे चाहो तो खास तौर पर अलीगढ़ वाले बच्चे जो है वो याद रख सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। और इस तरीके से जो है वो क्या होता है, पहला किस्सा जो है वो खत्म हो जाता है। दमिश्क की शहजादी जब यूसुफ सौदागर को कत्ल कर देती है, उसके बाद वो यमन के शहजादे से अपना पीछे छुड़ा के वापस चली जाती है। लेकिन जो यमन का शहजादा होता है वो क्या करता है, वो उसके पीछे रहता है और उसका पीछा नहीं छोड़ता। आखिर में थक हार के क्या होता है, दोनों एक दूसरे को अपने इजहार मोहब्बत करते हैं, और दोनों जो है वो इश्क में क्या हो जाते हैं, मुब्तला हो जाते हैं, और दोनों जो है वो घर से निकल जाते हैं। घर से निकलते निकलते जंगल में पहुंच जाते हैं, और जंगल में पहुंच के एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं या बिछड़ जाते हैं। जो दरवेश होता है वो उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मिलती। तो आखिर में वो अपनी जान देने की कोशिश करता है, और वहीं पर तभी एक आ जाता है सफेद नकाबपोश, और वो उसे रोकता है, और उसे वो बताता है कि आप रोम चले जाइए, उसकी राजधानी है कुस्तुनतुनिया, वहां पर जाएंगे तो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। एक सवाल ये भी आता है कि उस सफेद नकाबपोश का नाम क्या होता है। देखो, सबा शेख ने पहले ही बता दिया कि मैं सवाल क्या पूछने वाला हूँ। अब आपको पता चल गया तो याद रख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा अली मुर्तजा। उस नकाब पोश का नाम होता है अली मुर्तजा। सबा शेख, आपने मेरा कोई पहले बैच पढ़ा है क्या? चलिए फिर तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगा ये चीजें तो मैं ही बताता हूँ, शायद आपको पहले से पता है, तो अच्छी बात है आप अगर अपना एफर्ट डाल लिए। तो अली मुर्तजा क्या होता है, उस नकाब पोश का नाम होता है। चलिए फिर तो इस तरीके से पहला दरवेश का जो है किस्सा खत्म हो जाता है। ये ऐसे करता हूँ, मैं पहले एक छोटी सी समरी सुना देता हूँ कि इस दास्तान में होता क्या, ताकि फिर आप दो से रिलेट कर पाए। ठीक है,
क्योंकि दरवेश में जो चीज अहम होगी वो मैं लिखवाता रहूंगा। एक छोटी सी समरी सुना देता हूँ दास्तान की, जैसे कल रानी केत की कहानी की सुनाई थी। तो दास्तान का जो आगाज होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जो मैंने आपको तमहीद में बताया। कब्रिस्तान में अलाव के पास चारों दरवेश होते हैं, जिसमें जो पहला दरवेश का वतन होता है वो यमन होता है, दूसरा दरवेश का जो है वो फारस का बादशाह होता है, तीसरा जो है वो अजम का बेटा होता है, यानी कि मुल्क अजम का शहजादा होता है, और चौथा जो होता है वो होता है आपका चीन का। ठीक है, याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। पहला दरवेश जो है वो यमन का है, दूसरा मुल्क फारस का है, तीसरा मुल्क अजम का है, और चौथा जो है वो चीन का है। ठीक है, देखो पहला और दूसरा तो आराम से याद हो जाते हैं कि पहला यमन का है और दूसरा फारस का है। फारस का, सॉरी। अब तीसरे में क्या है? तीसरे में है अजम। तो आप देखें, अजम में क्या है? सिर्फ 3 हर्फ है, तो इसलिए तीसरे दरवेश का ताल्लुक कहाँ से है? मुल्क अजम से है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखते हैं चौथा। चौथा कहाँ से है? चीन से है। तो ये जो चा है, ये चौथे को डिनोट करता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे जरूर कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए उनके लफ्ज पे ही आप लोग याद रखें। यमन और फारस आराम से याद हो जाता है। तीसरा अजम है, यानी कि उसमें 3 हर्फ हैं, तो अजम से है। चौथे का जो चा है वो चीन को डिनोट करता है। ठीक है, अब इनकी जो है वो शादियां होती हैं अलग अलग। जैसे यमन की मैंने आपको बताया, दमिश्क की शहजादी से होती है। इसके बाद जो दूसरा होता है फारस, जो फारस का शहजादा होता है उसकी शादी होती है बशरा की शहजादी से। इसके बाद जो तीसरा होता है मुल्क अजम में, उसकी होती है फरंग की शहजादी होती है, जिसका नाम होता है मल्लिका महर निगाह। ठीक है, ये होती है फरंग की शहजादी से। इसके बाद चौथा जो होता है वो होता है चीन का, और इसकी जो शादी होती है वो होती है उजमी की बेटी से। ठीक है, उजमी की बेटी से। ये क्या है? इसमें 4 दरवेश हैं, और ये इनकी चारों क्या है? महबूबा है। और इन ये चारों महबूबा किससे मिलती हैं? ये मिलती हैं अली मुर्तजा के कहने पर। ठीक है, जो क्या होता है? नकाब पोश होता है। और इनकी जो मुराद पूरी करता है इन चारों की, वो कौन करता है? वो करता है मलिक शहपाल। ठीक है, क्या करता है? मलिक शहपाल जो है वो इन चारों की मुराद पूरी करता है। कब करता है? जब मलिक शहपाल की बेटी की शादी होती है। मलिक शहपाल की बेटी का नाम होता है रोशन अख्तर। क्या नाम होता है? रोशन अख्तर मलिक शहपाल की बेटी होती है। और मलिक शहपाल की बेटी रोशन अख्तर की शादी किससे होती है? आजाद बख्त के बेटे, किससे? बख्तियार से। ठीक है, आजाद बख्त के बेटे बख्तियार से। तो ये भी कि आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा। मलिक शहपाल जो है वो जिनों का बादशाह होता है। ठीक है, और जिनों का बादशाह जो है वो अपनी बेटी आदम जात इंसान, यानी कि आजाद बख्त के बेटे बख्तियार से करता है। ये क्या है? कुछ किरदार हैं जो आपको एग्जाम के हवाले से याद रखने हैं। बाकी जो एक एक दरवेश में कुछ अहम अहम बातें होंगी वो मैं आपको जो है वो बताता चलूंगा। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग जो है वो इसकी छोटी सी समरी देख लेते हैं पहले। तो ये चारों बादशाह होते हैं, इनको जो है वो ये चारों से मोहब्बत करते हैं, और चारों ही क्या हो जाते हैं? इनसे जो है वो अलग हो जाते हैं। कोई दरिया में बिछड़ जाता है, कोई पहाड़ पे बिछड़ जाता है, कोई जंगल में बिछड़ जाता है अपनी अपनी शहजादियों से। ठीक है, तो जब दो दरवेश जो है वो पहले दास्तान सुनाते हैं, पहला दरवेश और दूसरा दरवेश। इसके बाद सुबह हो जाती है कब्रिस्तान में, तो वापस उनको कहाँ पर ले आया जाता है? वापस अपने महल में वापस ले आया जाता है। चारों दरवेश को आजाद बख्त ले आता है, और फिर तीसरे से कहता है कि आप जो है वो अपना किस्सा सुनाइए। यानी कि तीसरे दरवेश से कहता है कि आप जो है वो अपना किस्सा सुनाइए। लेकिन
तीसरा दरवेश जो है वो सुनाने से डरता है, जो मुल्क अजम का बेटा होता है वो नहीं सुनाता। तो इस पर क्या करता है, जो आजाद बख्त होता है वो क्या है, वो अपना किस्सा सुनाता है। ठीक है, आजाद बख्त, अगर पूछा जाए आजाद बख्त का किस्सा कौन से नंबर पर आता है, तो तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है। और आजाद बख्त के किस्से में ही एक किस्सा है जो वो सुनाता है, और वो सुनाता है ख्वाजा सग परस्त का। ख्वाजा सग परस्त का जो है वो किस्सा सुनाता है। ठीक है, ख्वाजा सग परस्त, परस्त का मतलब होता है पूजा करने वाला, पूजा करने वाला, या हम लोग कह सकते हैं किसी जानवर की या किसी मूर्ति की पूजा करने वाला। ठीक है, और सग, सग जो है वो अरबी लफ्ज है, और अरबी में सग को कहते हैं क्या, कुत्ता। ठीक है, यानी कि कुत्ता। ये जो आजाद वक्त में जो किस्सा सुनाता है ख्वाजा सग परस्त का, वो कुत्ते को पूजने वाला होता है। क्या है, कुत्ते को पूजने वाला होता है। ठीक है, चलो, अरबी का नहीं हो सकता, फारसी का होगा, लेकिन मतलब कुत्ता ही होता है। ठीक है, कुत्ता ही होता है। जबान हो सकती है अलग, लेकिन ये जो है वो कुत्ता ही होता है। अब ये जो ख्वाजा सग परस्त है, ये कुत्ता क्यों पालता है, क्योंकि इसकी जो है वो, कुत्ते ने जो है वो कई बार जान बचाई। और कुत्ता क्यों खास है, क्योंकि कुत्ते के गले में क्या है, 12 लाल है। क्या है, 12 लाल है। हम लोग उसे कह सकते हैं 12 अजूबे हैं एक तरीके से, जो क्या है, नायाब है। कोई बच्चा बता सकता है ख्वाजा सग परस्त को ये 12 लाल कहाँ से मिलते हैं? ख्वाजा सग परस्त को ये 12 लाल कहाँ से मिलते हैं, जो कुत्ते के गले में डालता है, उसे वो कहाँ से मिलते हैं? एक गरीब से मिलते हैं, हाँ गरीब से तो मिलते हैं, लेकिन वो कहाँ का रहने वाला होता है, ये तो बात है, गरीब से मिलते हैं। ख्वाजा सग परस्त के किस्से में जो ख्वाजा सग परस्त होता है, उसे वो 12 लाल कहाँ से मिलते हैं? आपने नाम सुना है अजरबैजान का? अजरबैजान। तो इसको मिलते हैं अजरबैजान से। अजरबैजान का शहजादा अपनी महबूबा के साथ कई महीने के फाके से गुजर रहा होता है, और वो धक्के खा के या भटकते भटकते जो है वो कहाँ तक पहुंचता है, ख्वाजा सग परस्त के यहाँ पर पहुंचता है, जिसके साथ उनका एक छोटा सा बच्चा होता है। और उसको खाना खिलाने के इवज में, क्या, उसको खाना खिलाने के इवज में वो जो शहजादा होता है अजरबैजान का, वो उसको क्या देता है, 12 लाल देता है। ठीक है, 12 लाल। और वो 12 लाल किस में डालता है, अपने कुत्ते के गले में, क्योंकि कुत्ते ने क्या कहा था, कुत्ते ने जो है वो उसकी कई बार जान बचाई थी। पहले जान बचाता है पानी में से, दूसरी बार जान बचाता है कुएं में से। ठीक है, एक जगह है और जान बचाता है। तो इसीलिए जो है वो अपनी कुत्ते के यहाँ पर 12 लाल डालता है। और खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले वो कुत्ते को खाना खिलाता था। अपने खाने शुरू करने से पहले वो कुत्ते को खाना खिलाता है। और ख्वाजा सग परस्त का क्या काम था, सौदागरी करने का। वो एक बहुत बड़ा सौदागर था। ठीक है, इसी के साथ जब पानी में उसको मारने की कोशिश की जाती है, कुएं में मारने की कोशिश की जाती है, तो ये कौन करते हैं,
تو ख्वाजा शक परस्त के दो भाई करते हैं जिनको वो किस में रखता है, अपने पिंजरे में कैद करके रखता है। ठीक है, पिंजरे में कैद करके रखता है। और इसी में ही ख्वाजा शक परस्त में ही किस्सा है बंदर का। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि बंदर का किस्सा किस में है, तो बंदर का किस्सा भी ख्वाजा शक परस्त में है। ठीक है, बंदर जो कहाँ पर बताया जाता है, एक बंदर गाह पे जो है वो दिखाया जाता है, या एक बंदरगाह पे जो है वो इसमें बयान किया गया है। बंदरगाह कहते हैं पोर्ट को। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे सामान जो है वो लादे जाते हैं। तो आजाद बख्त जो है वो अपनी कहानी सुनाता है, और इस कहानी में जो है वो ख्वाजा सक परस्त जो है वो क्या है, मेन किरदार है। ठीक है, और इस कहानी को सुनाने के बाद आजाद बख्त फिर जो है वो अपना तीसरा जो है दरवेश जो है वो कहानी सुनाता है, और तीसरे के बाद जो है वो चौथा दरवेश जो है वो अपनी कहानी सुनाता है। तीसरा और चौथा दरवेश इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के हवाले से जितना पहला है और जितना आजाद बख्त का है, क्योंकि आजाद बख्त का किस्सा इसमें जो है वो एक इंटरवल का काम करता है, जबकि पहले दरवेश का किस्सा जो है वो क्या है, सबसे तवील है, इसीलिए जो है उसको आपको याद रखना। लेकिन इनके जो पहले अशआर हैं चारों दरवेशों के, वो आपको जो है वो याद रखने हैं एग्जाम के हवाले से। ठीक है, और जो मैंने किरदार आपको बताए हैं वो सारे, तो पहले दरवेश का तो मैंने आपको बता दिया, ये सरगुजिश मेरी जरा कान धर सुनो, मुझको फलक ने कर दिया जेरो जबर सुनो। इसके अलावा जो दूसरा दरवेश होता है उसका जो पहला शेर है, या कह सकते हैं वो अपनी जो कहानी की इब्तिदा करता है वो इससे करता है, ए यारो, ए यारो, इस फकीर का, ए यारो, इस फकीर का टक माजरा सुनो, टक माजरा सुनो, टक माजरा सुनो। मैं इब्तिदा से कहता हूँ, मैं इब्तिदा से कहता हूँ, मैं इब्तिदा से कहता हूँ, ता इंतहा सुनो, ता इंतहा सुनो। ये क्या है, ये दूसरे दरवेश का पहला शेर है, इसी से जो है वो क्या करता है, अपनी कहानी को शुरू करता है। इसके बाद तीसरा दरवेश का किस्सा होना चाहिए था, लेकिन मीर अमन ने क्या किया है, इसमें जो है वो आजाद बख्त का जो है वो शुरू कर दिया है। और आजाद बख्त का जब किस्सा शुरू होता है तो इस अशआर से शुरू होता है, ए शाहो, ए शाहो, बादशाह का अब माजरा सुनो, बादशाह का अब माजरा सुनो। ए शाहो, अब बादशाह का माजरा सुनो, जो कुछ के मैंने देखा है, जो कुछ के मैंने देखा है, जो कुछ के मैंने देखा है, और है सुना सुनो, और है सुना सुनो। ये क्या है, आजाद बख्त का किस्सा जब शुरू होता है वो इसी अशार से जो है वो सुनाता है, ऐ शाहो बादशाह का अब माजरा सुनो, जो कुछ के मैंने देखा है और है सुना सुनो। ये जो है वो आपको याद रखना है, आजाद बख्त का किस्सा इसी से शुरू होता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ख्वाजा शक परस्त का किस्सा है, ख्वाजा शक परस्त का किस्सा है। चलिए फिर इसके बाद तीसरा दरवेश आता है, और वो जो है वो अपनी कहानी सुनाता है। तीसरा दरवेश जो कहाँ का होता है, तीसरा दरवेश मुल्क अजम का होता है, और इसका जो शुरू होता है पहले अशार वो इस तरीके से सुनो सुनो शुरू होता है,
अहवाल अहवाल इस फकीर का अहवाल इस फकीर का, ए दोस्तों सुनो, ए दोस्तों सुनो। अहवाल इस फकीर का, ए दोस्तों सुनो, यानी जो मुझ पे यानी जो मुझ पे बीती है, वो दास्तां सुनो, वो दास्तां सुनो। ये क्या है? मुल्क अजम का बेटा होता है और उसकी जो है वो ये कहानी शुरू होती है। और मुल्क अजम के बेटे की शादी किससे होती है? कोई बच्चा बता सकता है? मुल्क अजम की शादी किससे होती है? हाँ, तो आंसर हो जाएगा फरंग की शहजादी से। और अजम के बादशाह की मदद कौन करता है? मुल्क अजम की मदद कौन करता है? बिल्कुल, सबा शेख ने सही बताया। तो स्टार बना के लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि मुल्क अजम की कौन करता है? behzad खान करता है। और behzad खान जो है वो मुल्क अजम और फरंग की शहजादी को बचाता है। लेकिन जब वो दरिया पार करते हैं तो उसमें दोनों ही क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। मुल्क अजम का शहजादा भी और शहजादी भी और behzad खान भी। जिसमें से मुल्क आजम का जो है वो बच जाता है। और behzad खान और फरंग की शहजादी, जो पानी का चक्रवात होता है जो इस तरीके से घूमता है, उसमें क्या हो जाते हैं? वो फंस जाते हैं और वो डूब जाते हैं। और बस उसी की याद में जो है वो इधर उधर भागता रहता है मुल्क आजम का शहजादा। और बाद में वो भी मरने के लिए जाता है तो वहीं पर नकाब पोश आ जाता है और उसे जो है वो क्या कर लेता है? बचा लेता है। ठीक है। और इसी दरवेश के किस्से में, यानी कि तीसरे दरवेश के किस्से में, एक अशार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है। और वो ये है, कम बोलना, कम बोलना अदा है, कम बोलना अदा है हर चंद, कम बोलना अदा है हर चंद, पर न इतना, पर न इतना। कम बोलना अदा है हर चंद, पर न इतना। मुंद जाए जिसमें आशिक, मुंद जाए जिसमें आशिक, मुंद जाए जिसमें आशिक, तू भी वो मुंह ना खोलना, तू भी तू भी वो मुंह ना खोलना, या मुंह ना खोले। ये तीसरे दरवेश में जो है वो अहम अशार है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। कम बोलना अदा है हर चंद, पर न इतना। मुंह जाए जिसमें आशिक, तू भी वो मुंह ना खोले। तो ये क्या है? आपका तीसरे दरवेश का किस्सा जो है वो खत्म हो जाता है, जो फरंग की शहजादी से होता है। ठीक है। फरंग की शहजादी होती है, behzad खान होता है। और एक तरफ इसमें एक और किरदार है जो आपको याद रखना है, और वो है नोमान सैय्या। कौन है? नोमान सैय्या। ये तीसरे दरवेश में आता है। नोमान सैय्या का किस्सा किस में होता है? वो होता है आपका तीसरे दरवेश में। ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा चौथा दरवेश, जो कहाँ का होता है? चीन का होता है। और इसकी जो शादी होती है वो होती है उजमी की बेटी से। उजमी की बेटी से जो है वो शादी होती है, जिसमें ये क्या होती है? इसके चचा की बेटी होती है। और इसी में ही एक किरदार होता है मुल्क सादिक। ठीक, इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, मुल्क सादिक।
मुल्क सादिक, इसी में एक किरदार है। और जब चौथा दरवेश अपना किस्सा सुनाता है तो वो सुनाता है इस तरीके से, यानी कि पहला अशार इस तरीके से होता है, किस्सा हमारी, किस्सा हमारी बेसरोपाई का अब सुनो, किस्सा हमारी बेसरोपाई का अब सुनो, किस्सा हमारी बेसरोपाई का अब सुनो, टक अपना, टक अपना ध्यान रख, टक अपना ध्यान रख के मेरा हाल सुनो। ठीक है, किस्सा हमारी बेसरोपाई का अब सुनो, टक अपना ध्यान रख के मेरा हाल सब सुनो, सब भी है, सब सुनो। और ये जो है फिर अपना जो है वो किस्सा सुनाता है चौथा दरवेश। जब ये छोटा होता है तो इसका बाप मर जाता है, तो बाप मरने के बाद सारी जमीन जायदाद चाचा के नाम कर देता है और उसको वसीयत करता है कि अपनी बेटी से मेरे बेटे की जो है वो बाद में शादी करा देना। लेकिन बाद में जो चाचा होता है उसकी नीयत जो है वो बदल जाती है और उसको जो है वो क्या करता है, जंगल में फेंकवा देता है चीन के शहजादे को। और जंगल में कौन फेंकता है, इसका जो चचा का वजीर होता है, जो चीन के बादशाह का क्या होता है, हमदर्द होता है। तो उसे वो मारता नहीं है, उसे जो है वो बचा लेता है और इसके बाद जो है वो जिनों के बादशाह की तरफ भेजता है। क्या करता है, जिनों के बादशाह की तरफ जो है वो जाता है, जो क्या करता है, चीन के बादशाह की मदद करता है। लेकिन मदद करने के साथ साथ वो उसके पास क्या करता है, एक शर्त रखता है कि तुम जो है पहले मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे काम करूंगा। क्योंकि वो जो जिनों का बादशाह होता है वो चीन के शहजादे के बाप का क्या होता है, दोस्त होता है। और वो दोस्त जो है वो क्या करता है, चीन के बादशाह या चीन के शहजादे की मदद करता है। एक सवाल ये भी आता है कि जो चीन का शहजादा होता है वो उसके बाप को, और ये जो जिनों का बादशाह होता है वो कितने बंदर उसे तोहफे में देता है, कितने बंदर जो है वो उसे तोहफे में देता है। 49? अच्छा, थोड़ा सा गलत है, 40? नहीं, याद रख लेना, जो जिनों का बादशाह होता है, जो जिनों का बादशाह होता है, जिसके पास चीन का शहजादा मदद के लिए जाता है, उसको 99 तोहफे देता है बंदर के। कितने देता है, 99 तोहफे। तो उस 99 तोहफे में एक बंदर की कमी होती है, तो 100 हो जाता है। ठीक है, और ये एक तोहफा कौन लेकर जाता है, चीन का शहजादा लेकर जाता है जिनों के बादशाह के पास, जिसका नाम क्या होता है, मुल्क सादिक होता है। ठीक है, मुल्क सादिक। और वो एक बंदर को कबूल करके पूरा 100 हो जाता है। और फिर मुल्क सादिक कहता है कि मैं तुम्हारे चचा से सारा राजपाट जो है वो तुम्हें दिला दूंगा, बस तुम्हें जो है वो क्या करना है, मेरे साथ एक शर्त लगानी है। और वो ये है कि ये लड़की की तस्वीर है, तुम इसे जो है वो मेरे पास लेकर आओ। और ध्यान रहे कि ये जो लड़की जब तुम लाओ तो ये पूरी तरीके से पाक और पूरी तरीके से साफ होनी चाहिए। लेकिन लड़की खूबसूरत हो जाती है, मुल्क चीन का जो है जो शहजादा होता है उसको जो है वो उस पर दिल आ जाता है और वो उसके साथ एक गलत काम कर देता है। जबकि चीन का जो शहजादे के साथ वजीर होता है वो उसे मना करता है, लेकिन इश्क में जो है वो डूब जाता है और उसके साथ जो है वो गंदी हरकत करता है। लेकिन फिर भी
वजीर जो है वो बचाने की कोशिश करता है, उस लड़की पर ऐसा तेल मल देता है जिससे जो है उसकी सारी खुशबू क्या हो जाती है, या जो एक गंध होती है वो मिट जाती है। लेकिन मुल्क सादिक बहुत तेज होता है, वो उस तेल की या उस मल की खुशबू जो है वो पहचान लेता है और समझ जाता है कि इन्होंने क्या किया है, अमानत में खयानत की है। और बस अमानत में खयानत में ही मुल्क सादिक जो है वो चीन के बादशाह को क्या कर देता है, कत्ल करने की कोशिश करता है। जवाब में चीन का शहजादा भी उससे लड़ता है, चाकू मारता है, लेकिन उनकी कश्मकश में जो है वो क्या होता है, चीन का बादशाह हार जाता है और उसे जो है वो एक जंगल में फेंक दिया जाता है। और वहीं पर जो है वो दर बदर की ठोकरें खाता है। और फिर उसे वैसे ही बादशाह वो नकाब पोश मिलता है और वो कहता है कि तुम ऐसे ऐसे जाओ और वहां पर जो है वो तुम्हें बाकी दरवेश मिलेंगे, उनके साथ अपना किस्सा शेयर करना और आपकी जो है वो क्या हो जाएंगी, मुराद पूरी हो जाएंगी। जैसे ये किस्सा खत्म होता है वैसे ही आजाद बख्त के क्या हो जाता है, एक बेटा हो जाता है जिसका नाम रखा जाता है क्या, बख्तियार। ठीक है, बख्तियार नाम रखा जाता है। और बख्तियार को जो है वो लाल या सुर्ख कपड़े में दाई लपेट कर लाती है। और जैसे ही उसके पैदा होने के बाद पहली जुमरात आती है तो उसको जो है वो एक उड़न तस्तरी, ये हम लोग कह सकते हैं उड़न खटोला जो है वो उड़ाकर ले जाता है। और पूरे शहर में पूरे महल में जो है वो हंगामा मच जाता है कि बख्तियार को चोर उठा कर ले गए। जबकि वो चोर नहीं उठा कर ले जाते, बल्कि उसे ले जाता है मुल्क शहपाल, जो क्या होता है, जिनों का बादशाह होता है। और वो क्यों उठा कर लेके जाता है, क्योंकि बख्तियार उसे पसंद हो जाता है। और पसंद होने के बाद 2-3 दिन बाद वापस मलिक शहपाल बख्तियार को उसी टोकरी में या उठन खटोले में वापस आजाद बख्त के पास भेज देता है। तो ऐसे ही सिलसिला कई बार चलता है। तो एक बार आजाद बख्त क्या करता है, उसमें एक रुक्का लिख के भेज देता है। रुक्का का मतलब होता है एक खत लिख के भेज देता है, जिसका जवाब मलिक शहपाल यूं देता है कि मेरे यहाँ पे पेशन गोई हुई है और ये मैं चाहता भी हूँ कि मेरी जो बेटी है, जिसका नाम क्या है, रोशन अख्तर है, मैं उसका निकाह आपके बेटे से करना चाहता हूँ, यानी कि बख्तियार से करना चाहता हूँ। तो इस पर जो है वो आजाद बख्त राजी हो जाता है। और राजी होने के बाद आजाद बख्त और मलिक शहपाल एक दूसरे के समधी बन जाते हैं, क्योंकि रोशन अख्तर और बख्तियार की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। और इसी जश्न में जो है वो शहपाल जो है वो हुक्म देता है कि इन चारों दरवेश की क्या होनी चाहिए, मुराद पूरी हो जानी चाहिए। अब उस हुक्म को कौन बजाता है, यानी कि उस हुक्म को कौन पूरा करता है, मलिक शहपाल हुक्म देता है, लेकिन किसे देता है, कौन इनकी चारों की मुराद पूरी करता है। मुराद पूरी तो शहपाल करता है, लेकिन हुक्म किसे देता है। हाँ, जिन को तो देता है, उस जिन का नाम बताओ। जैसे नकाब पोश होता है, नकाब पोश का नाम है अली मुर्तजा, वैसे ही इस जिन का नाम होता है। जो उनको जंगल में से ढूंढ के लाता है, दरिया में से ढूंढ के लाता है, पहाड़ पे से ढूंढ के लाता है, सब जगह से ढूंढ के लाता है। हुक्म शहपाल का होता है, फरमाइश आजाद बख्त करता है। ढूंढ कर कौन लाता है, ढूंढ कर कौन लाता है। बिल्कुल, तो सही आंसर हो जाएगा सफेद देव। ठीक है, जो जिन होता है सफेद देव जाता है ढूंढने के लिए, किसके हुक्म से, शहपाल के हुक्म से। और फिर बस ये जो दास्तान है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, खुलासा पढ़ लेना, पीडीएफ में जो है वो अवेलेबल है आपके टेलीग्राम पे। लेकिन ये लेक्चर आप दोबारा भी देख लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। इसके बाद इसके जवाब में आपको पता ही है
کون سی لکھی گئی ہے، اور وہ ہے فسانہ عجائب. ٹھیک. فسانہ عجائب جو ہے وہ لکھی گئی ہے داستان. اور آپ کو پتا ہے آج سیٹرڈے ہے، آپ کا آج ٹیسٹ ہونا تھا، لیکن یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ابھی باقی تھا فسانہ عجائب کا. تو آپ کا ٹیسٹ میں لوں گا منڈے میں. داستان صنف کا ٹیسٹ ہوگا منڈے میں. ابھی یہ جو بچی ہے فسانہ عجائب، یعنی کہ رجب علی بیگ سرور کی، یہ کلاس میں آپ کی کل لوں گا سنڈے میں صبح 8 بجے کی. ٹھیک ہے. کل سنڈے میں ٹیسٹ وہ کلاس لوں گا، اور پھر اگلے دن منڈے میں ٹیسٹ ہوں. امیر خسرو ہے بیٹا، امیر خسرو. یا اس کا دوسرا پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو یہ داستان جو ہے رجب علی بیگ سرور کی منڈے کے بعد بھی لے لوں. آپ مجھے بتائیے کون سا ہے، کون سا آپ لوگوں کے لیے صحیح رہے گا. کل کلاس لی جائے رجب علی بیگ سرور کی، یا کل آپ لوگ ریوائز کریں گے اور ٹیسٹ دیں گے. منڈے میں ٹیسٹ ہونا طے ہے، آج ہونا تھا لیکن منڈے میں ٹیسٹ ہوگا. کیونکہ پھر میں یہ کلاس آپ کی ٹیوزڈے میں لوں گا رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب کی. سبھی بچے رپلائی کریں. کل کلاس لے لی ہیں یا آپ کو ریویژن کرنا ہے؟ اسلم رحمانی کہہ رہے ہیں سر سوموار کو ٹیسٹ لیجئے، کل اگر آپ مصروف ہیں تو کل منگل کو لیجئے، کلاس منگل کو لیجئے. چلیے، اسلم رحمانی کی بات ٹھیک لگ رہی ہے، کل کا آف رکھ لیتے ہیں. اور ایک ہی ٹاپک ہے رجب علی بیگ سرور کا، وہ ہم لوگ ٹیسٹ کے بعد دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹیوزڈے میں. 500 ہے بیٹا، صبا شیخ 500. ٹھیک. چلیے پھر تو میری ملاقات ہوگی اب آپ سے ٹیوزڈے میں. کل ریسٹ ہے آپ لوگوں کا، آپ ریویژن کیجئے اور منڈے میں ٹیسٹ ہوگا.